तो पहला क्वेश्चन आशीष भाटिया और यशवंत कुमार जी की ओर से है, जिनमें ये लिखते हैं कि भाई हर 11 साल बाद भी अभी तक 25 साइकिल्स कैसे हुई, जबकि सूर्य तो 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो यार देखिए, सूर्य 4.4 तो नहीं 4.6 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म्ड हुआ था और हमारी पृथ्वी भी इसके तकरीबन 100 मिलियन यानी करीबन 1 करोड़ साल बाद अस्तित्व में आई थी। तो ये तो ऑब्वियस है कि सोलर साइकिल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम ह्यूमंस धरती पर तब तक इवॉल्व नहीं हुए थे। जो सबसे पहले सबूत हमें शुरुआती ह्यूमंस के मिलते हैं वो तकरीबन 20 लाख साल पुराने हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप से मिले थे। उसके बाद भी बहुत लंबे समय बाद होमो सेपियंस, जो आज के मॉडर्न ह्यूमंस के पूर्वज कहे जाते हैं, वो भी तकरीबन 2 से 3 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में ही इवॉल्व हुए थे, जो इतने समझदार तो नहीं थे कि सोलर साइकिल्स को समझ पाते। सबसे पहली सोलर साइकिल के सबूत जो हमें मिलते हैं उसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 1755 से और ये खत्म हुई थी जून 1766 को। ये तकरीबन 11.3 सालों तक चली थी। सोलर साइकिल 1 को डिस्कवर्ड किया था जोहान रुडोल्फ वुल्फ ने, जो कि एक स्विस खगोल शास्त्री और मैथमेटिशियन थे और सन स्पॉट्स की खोजों को लेकर ज्यादा मशहूर थे। और तब से ही इन सोलर साइकिल्स को एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या आज 25 हो चुकी है। इन तमाम 25 सोलर साइकिल्स का रिकॉर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 1 से 25 सोलर साइकिल्स कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कितने सन स्पॉट्स मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई दिए, वो सब आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। इसका विकिपीडिया लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है रोहित कामले और अभय सुपाकर जी का, और ये दोनों ही बीटलजूस तारे को लेकर पूछते हैं कि क्या वाकई बीटलजूस तारा सुपरनोवा होने वाला है, क्या हम इसे देख सकेंगे। तो बीटलजूस तारे की ये कहानी शुरू होती है दिसंबर साल 2019 से, जब इसकी रोशनी में लगातार गिरावट को महसूस किया जा रहा था। तब बहुत सी थ्योरीज थी जो इस तारे को लेकर सामने निकल कर आईं, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज से हमें ये पता चला कि इसकी रोशनी में आने वाली यह कमी इसके और हमारे व्यू के आगे आने वाले मटेरियल और धूल के बादलों की वजह से थी, जिसका भी खुद कारण बीटलजूस तारा ही था। अब क्योंकि ये एक रेड जायंट स्टार है और मरने के बेहद करीब है, और अक्सर ही ये देखा गया है कि ये लाल विशालकाय तारे अपने आखिरी समय में मटेरियल को बेहद ज्यादा इजेक्ट करते हैं, जो ठंडा होकर अक्सर इनके आगे जमा हो जाता है और इनके प्रकाश को डिम कर देता है, जिसके चलते ऑब्जर्वर को ये तारे डिम नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ बीटलजूस के साथ भी हुआ, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और रही बात इसके सुपरनोवा होने की, तो जी हाँ, ये तारा कभी भी सुपरनोवा हो सकता है। इसकी कोई सटीक तारीख बता पाना तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ये आज भी सुपरनोवा हो सकता है और आने वाले 1 लाख साल बाद भी। और इसके सुपरनोवा होने पर आप इसे बेशक देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सुशामनी रस्तोगी जी का, और इन्होंने पूछा है एडिंगटन लिमिट के बारे में। तो यार, एडिंगटन मैस लिमिट, एडिंगटन लुमिनिसिटी या एडिंगटन लिमिट, ये दरअसल एक ही टर्म है और ये एक थ्योरेटिकल अपर लिमिट होती है एक तारे के मैस, उसके द्वारा अचीव की जाने वाली मैक्सिमम लुमिनिसिटी या एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक्रेशन डिस्क की। इस लिमिट को यह नाम इंग्लिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर आर्थर एडिंगटन से मिला है। एडिंगटन मैस लिमिट में तारे की कोर से बाहर की ओर पड़ता प्रेशर उस तारे को खुद की इनवर्ड ग्रेविटी में गिरने से रोकता है, यानी प्रेशर और ग्रेविटी के बीच में संतुलन बना रहता है और इससे तारा भी संतुलित बना रहता है। यही संतुलन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहलाता है। लेकिन जब यह प्रेशर लिमिट अधिक हो जाती है तो तारा इतना ज्यादा चमक उठता है कि वह अपनी आउटर लेयर्स को स्टेलर विंड्स की फॉर्म में इजेक्ट कर देता है। हालांकि यह लिमिट हर तारे की इंटरनल कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है। मोटे तौर पर सार यही है कि एडिंगटन लुमिनिसिटी या एडिंगटन लिमिट किसी तारे द्वारा हासिल की जाने वाली मैक्सिमम लुमिनिसिटी को दर्शाता है उस दौरान जब प्रेशर और ग्रेविटी तारे को बैलेंस स्टेट में रखें